आपको डर नहीं लगता, लेकिन स्त्री में आपने लोगों को बहुत डराया। हाँ, वो तो उसके लिए पैसे मिल रहे थे ना डराने के। अभी स्त्री 2 में डराएंगे, वो करके आया हूँ। और जो स्त्री 1 में मैंने सुना कि आप शॉट लेते लेते बैठ जाते थे तो किसी को पता भी नहीं चलता था और कैमरामैन परेशान होता था। मैं वैसा एक्टर हूँ कि मैं बहुत प्लान करके नहीं जाता हूँ कि ऐसा ही करूँगा। तो मैं संवाद में भी, पॉजेज में भी स्पॉन्टेनिटी ले लेता हूँ। आंगिक अभिनय में, उठने बैठने में भी मैं अचानक कभी कभार कुछ कर देता हूँ ऐसी हरकत। तो मेरे जो परिचित डीओपी हमेशा वाइडर लगाते हैं पहले, कि थोड़ा वाइड रखो, ये कभी भी हिल सकता है। स्ट्रिक्ट नहीं करता मैं अभिनय में अपने आप को। और अब आप बताते हैं कि मुझे कंबल का कॉस्ट्यूम बनवा दो। अरे बड़ी अच्छी रिसर्च है सर। हाँ, स्त्री 1 में ना मैं बोला था उनको कि एक कंबल का लॉन्ग कोट बना दो, कि ये छोटे शहर में चंदेरी में फंसे हैं लेकिन खुद को यूरोपियन समझते हैं, वेस्टर्न। तो कपड़े तो मिलते नहीं है वैसे उनके, प्रिंट चेक्स, तो कंबल को काट के लॉन्ग कोट बना लेते हैं। तो उस आइडिया से अमर ने वो कपड़ा बनाया था। स्त्री 1 में जो मैं लॉन्ग कोट पहनता हूँ ना, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नहीं, मेरा आइडिया था। क्योंकि रुद्रा भैया अपने किताबों में रहते हैं, सोच रहे हैं कि मैं यूरोपियन आदमी हूँ, तो ऐसा कुछ बना के। ऐसे हैं मेरे गांव में, मतलब हम हर गांव में देखिएगा तो एक आदमी है जो रहता है गांव में, लेकिन दिमागी तौर पे वो कहीं और निवास करता है। और लूडो में जो आपने लेदर जैकेट बनाया, ब्लैक और सफ़ेद जूते, वो अनुराग बसु, मैं नहीं बनाया। वो अनुराग दा का किया हुआ है। उन्होंने इसलिए किया, बोला यार गैंगस्टर का रोल है, तुम बहुत गैंगस्टर कर लिए हो, तो क्या करूं कि कुछ लुक वाइज ही अलग हो जाए। तो वो पीला चश्मा, लेदर जैकेट, जूते, लुंगी, फिर वो एक गन यहाँ रखता है, निकालता है, तो ये सब ऐड हुआ। लेकिन लूडो में जो कैरेक्टर था गैंगस्टर, लेकिन बड़ा प्यारा आपने उसको बना दिया। तो ये आपका कारनामा था? मैं हर निगेटिव किरदार को उसके परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखता हूँ कि क्या वो अपने परिवार के लिए भी विलेन होगा। फिर मुझे दिखता है नहीं, अपने गब्बर सिंह की बेटी के लिए गब्बर सिंह तो हीरो होगा। कि पापा कहाँ गए हैं, बोला काम करने गए हैं। शाम को कमा के आएंगे तो रोटी बनेगी। तो जब मैं विलेन को उसके परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और मुझे वो अच्छे लोग दिखने लगते हैं। आप भी लोगों को अच्छे लगते हैं। अरे ये प्रेम है। जनता से जो सवाल पूछना चाहते हैं। सर, आपकी बहुत सारी फिल्में आई हैं और किसी भी फिल्म से आप अपना एक फेवरेट डायलॉग सुना दीजिए। आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। और फुकरे में जिस अंदाज में आपने अंग्रेजी बोली थी वो भी सुना दीजिए लोगों को। हैं चीटिंग क्या था? वायरस, ही इज वायरस। कार्डामोम किसकी मॉम? मैडम कार्डामोम। फुकरे में मजा आता है। तो ये जो आइडिया था हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके बोलने का, ये भी मेरा ही था। मैंने पहले पार्ट 1 में जब फुकरे 1 आई थी, जब चौकीदार था, तो मैं डायरेक्टर को बोला, तो वो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं जो लिखा है वही बोलना। फिर रिहर्स कर रहे थे हम लोग, लाइटिंग चल रही थी, लाइटमैन केबिन में थे। वो सिक्योरिटी का केबिन है जो पंडित जी का, मिरांडा कॉलेज का केबिन था। वैसे पहचान रहे हो ना, जाते हो ना उधर। तो वो लाइटिंग चल रही थी और हम रिहर्स कर रहे थे, तो डायरेक्टर ने मना कर दिया अंग्रेजी बोलना मत। तो मैं ऐसे ही मैंने बोला कि तो शूटिंग थोड़ी है, रिहर्स कर रहे हैं, तो मैंने डायलॉग बोल दिया, हाँ ही सो वल्गर, चूचा को। तो लाइटमैन वहाँ जो काम कर रहे थे वो हंसने लगे। फिर मृग भाई आए साइड में, बोले बोल देना अंग्रेजी वाली लाइन। उन्होंने रिएक्शन देख लिया था रिहर्स में, फिर वो ऐड हो गया। फिर पार्ट 2 में तो लिख के आया, पार्ट 3 में लिख के आया, पार्ट 1 लेकिन फर्क देखिए, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में पोस्टर पर आपकी तस्वीर नहीं थी। पार्ट 3 में पंकज त्रिपाठी सेलेबल स्टार हो गए। यही तो जीवन है। शायद इसीलिए एक के बाद एक सीक्वल आपको करने को मिले। मेरी 5-6 चल रही हैं, स्त्री, मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस, फुकरे, ओ माय गॉड 2, वो तो खैर 2 था, और भूल रहा हूँ कोई एक में। स्त्री, हाँ वो भी भूल रहा था।
एक सुपर 30 फिल्म थी हाँ जी जी जी। जिसमें नेता का रोल था, वो भी आपने अपनी मर्जी से पूरा बदल दिया था। नहीं, उसमें मैं विकास महल डायरेक्टर थे, तो वो सीन है, तो आप लोगों को याद होगा कि जब आते हैं पैसे लेने के लिए ऋतिक, उनका ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो गया है और ये कुछ और बातें किए जा रहे हैं। जा रहे हो कहाँ जा रहे हो? ऑक्सफोर्ड। वो वाह, जाओ जाओ, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, जापान जाओ, वियतनाम जाओ, चीन जाओ, बीजिंग जाओ, दुबई जाओ, बहरीन जाओ। बोले क्या बात है, तो कविता जैसा हो गया। ये सब लिखा हुआ नहीं था। तो मैं उस बिहार के एक नेता का किरदार था, तो मैंने अपने गांव आसपास में नेताओं को देखा था बहुत अल बल बोलते हुए। अल बल बोलना समझ रहे हो आप लोग? क्या बोल रहे हैं कुछ भी पता नहीं, अपने ही। तो मैंने बोला विकास जी, इसमें ना मैं कुछ ऐसे ही बोलूँगा रैंडम, जो कि इनको भी नहीं मालूम। तो उस तरीके से वो रोल डेवलप हुआ। 3 सीन थे लेकिन बहुत अच्छे थे। थोड़ा अल बल बोल के बताइए क्या था। अलबल यही था कि दुबई जाओ, बहरीन जाओ, क्या बात है, तो कविता जैसा हो गया। वो बोल रहे हैं कि अरे सर आपने हमें बुलाया था। हाँ हम बुलाए, हमारे उस किसको बुलाते हैं जो देश के लिए बात करेगा। बोला आपने सर मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे जाना है तो पैसे की जरूरत है। जाओ जाओ, जहाँ जाना है। पैसे और प्रेम के चक्कर में मत पड़ना। हमने अच्छों को बर्बाद होते हुए देखा है। भगत सिंह पढ़े थे जी पैसा के चक्कर में। क्यों जी? तो ये बोल देता नहीं, देखो नहीं पढ़े थे। जाओ जाओ बोलता है सर आप पैसा, नहीं गो अहेड। तो पैसा ना दे के सारा प्रवचन दे देते हैं। मिर्जापुर में कालीन भैया का रोल आपका बहुत लोगों ने पसंद किया। मिर्जापुर में भी आपने अपने रोल में, किरदार में बदलाव किए थे। मिर्जापुर में विलन लिखा गया था और विलन की एक ट्रेडिशनल सोच है कि वो चिल्लाएगा, वो आंखें बड़ी बड़ी करेगा, वो डराना चाहेगा। तो मैं मिर्ज़ापुर में डराता नहीं, मतलब ये सब नहीं करता हूँ जो एक टिपिकल विलेन करते हैं। मैं इत्मीनान से बैठ के बातें करता हूँ। सॉफ्ट स्पोकन है कालीन भैया। कालीन भैया को अगर कोई जानता ना हो कि ये क्या करते हैं तो बोलेगा बहुत अच्छे आदमी हैं यार। आज कितने अच्छे आदमी से मिल के आया हूँ। सॉफ्ट स्पोकन, केयरिंग, उच्च विचार। हाँ, गुड्डू के आदमी तो नहीं हो ना तुम। तो वो बन गया। और गुरु थे डायरेक्टर का अपने अंशुमन, तो उन्होंने छूट दी कि करो। पंकज जी, बहुत सारे इंटरव्यूज में आपके देखता हूँ, आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं अंधेरे से उजाले में कैसे आना है, सरल सादगी ज़िंदगी कैसे जीनी है, लेकिन रोल करते हैं गैंगस्टर के। गाली भी होती है, गोली भी होती है। क्या करें, पेशा है। जिस दिन ज्ञान देने से पैसा मिलने लगेगा ये छोड़ दूंगा। तो पैसा देख के, साइनिंग अमाउंट देख के रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं 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 सर, वो कहानी प्रभावित कर जाए वो देख के। आपके साथी कलाकार वो भी जानते हैं कि बहुत सिंसियर एक्टर हैं, आप रोल में पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन मैंने सुना कि एक्टिंग चल रही होती है, सीन चल रहा होता है, आप सो जाते हैं। क्या कहूँ, ये भी सच है। मुझसे रात में जगा नहीं जाता है। तो अभी स्त्री में चलते सीन में सो गया था, तो मैं सो जाता हूँ सर। ये है सच कई बार। और जैसे मुझे लगेगा संवाद ना हो तो डायलॉग बोलना है, तब तो सोना संभव ही नहीं है। जब मुझे सुनना है, 3 एक्टर बातें कर रहे हैं, तो मैं आमतौर पे जिस सीन में देखना कि नाइट का लाइटिंग है और मैं ऐसे किया हुआ हूँ, तो मैंने एक्टिंग को इतना साध लिया है ना कि सोए सोए में कर लो। मैंने ये भी सुना कि कई बार जैसे सर भारत जो है ना, भारत हमारा, हम टेक्स्ट बुक में किताबों में पढ़े ना, कृषि प्रधान देश है। वैसे मैं नींद प्रधान आदमी हूँ। मुझे सोना चाहिए। हाँ जी। कई बार ऐसा भी हुआ कि आप बीमार थे, सेट पर एम्बुलेंस खड़ी थी और आप रोल करते रहे? जी, ऐसा हुआ है, 2 बार हुआ है। और एक बार ऑफर आए हैं ऐसे होने के, आप समझ रहे हो, ऐसे होने के ऑफर भी आ गए थे। मैं बोला बीमार हूँ, तो हमारे डायरेक्टर ने बोला तो एम्बुलेंस और डॉक्टर रखेंगे ना सेट पे। मैं बोला ये फिल्म नहीं करनी है मुझे। तो ऐसा हुआ 2 बार, क्योंकि सर शूटिंग का डेट अगर कमिट हो गया तो 200-250 लोग होते हैं, लोकेशन बुक होता है, को एक्टर की डेट्स है,
और प्रोड्यूसर का कम से कम 50-60 लाख का कॉस्टिंग है और सबके डेट्स हैं, उससे भी बड़ी चीज़। तो उसको हिलाने में ना बहुत तकलीफ़ होती है और कई बार ये मेरे दोस्त और रिश्तेदार नहीं समझ पाते हैं। किसी दोस्त की शादी है उसी डेट में, बोलता है तो छोड़ दे शूटिंग। मैं तो कैसे छोड़ दूं भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 4 एक्टर हैं, इतने लोगों के डेट्स हैं, लोकेशन है। तो ये प्रोफेशन की कुछ कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उनमें से एक है कि आप बीमार हैं, उतने बीमार नहीं हैं कि आपको आईसीयू में जाना पड़े और पानी चढ़ाना पड़े, पेन किलर एंटीबायोटिक से काम चल सकता है तो करो। आप एक दोस्त ने मुझसे शिकायत की कि इनको फ्रैक्चर हो गया था 83 की शूटिंग के दौरान, तो भी सेट पर डटे रहे। हाँ, कौन दोस्त है ये? हाँ, मुझे रिब फ्रैक्चर हुए थे 4 और 5 में, और रात को सोया नहीं गया। सुबह पता चला मुझे मिर्ज़ापुर के सेट पे जाना था। वो जो एक रैली है जहाँ स्टेज पे माधवी और मुन्ना हैं और मैं भी हूँ, वो सीन किया मैं और करके दूसरे सेट पे गया, दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ़ोटो शूट करने बैंड्रा ताज होटल में। मैंने फ़ोटो शूट किया, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था दर्द के मारे, पेन किलर खाने के बाद भी। तब मैं लीलावती हॉस्पिटल गया, एक्सरे हुआ तो पता चला 2 फ्रैक्चर हैं रिब्स में। उन्होंने बोला आप रेस्ट करो, इसका कोई प्लास्टर नहीं है, हीलिंग खुद होगी लेकिन आराम चाहिए। और अगले दिन सुबह मेरी लंदन जाने की फ़्लाइट थी। 83 का वर्कशॉप था 3rd डे से, और वहाँ शूटिंग थी, तो वहीं कमिटमेंट क्या करूँ। तो सो के हम लंदन पहुँचे। वहाँ सबको मालूम था कि भाई इनको छोड़ दो अभी। तो जितना जैसे मेरा शॉट ख़त्म होता था तो मैं कहीं बिस्तर रहता था आसपास में, लेट जाता था। तो बट पेन 5-6 दिनों में दर्द चला गया था, बट हीलिंग होने में काफ़ी समय लगे। लेकिन जो दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, आपके फैंस भी जो हैं, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अब मैं भी नहीं करूँगा। मैंने भी तय कर लिया कि सेहत पहले, क्योंकि ये कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में ना हम अपने आसपास के लोग अपना सेहत खोते जाते हैं। मैं जब अपनी बेटी को देखता हूँ और बीवी को, तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ समय इन्हें दे पा रहा था। इस बार मैंने तय किया है जुलाई में, मतलब मानसून में। बॉम्बे का मानसून बहुत अच्छा है और मेरे घर का तो और भी अच्छा है। मैं 20 बरसात पत्नी के साथ देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, पानी को बरसते हुए। पत्नी को बुलाऊंगा, आओ यहाँ बैठो, क्या करना है, मतलब बारिश देखना है। और ऐसी बरसात में कोई साइनिंग अमाउंट की बारिश लेकर आया तो बोलेंगे छाते के नीचे रख दो। मैं तो ये भी सुना है कि आप ना मॉनिटर देखते हैं, ना आप अपने जो परफॉर्म किया है उसको दोबारा से देखते हैं। सर आपके गुप्तचर मुंबई में बहुत हैं। ये ऐसी बात है जो बहुत रेयरेस्ट, मीडिया में कोई नहीं जानता है। ये आप पहले व्यक्ति हैं जो सवाल किए। मैं नहीं देखता हूँ मॉनिटर। मैं कभी भी शूट करने के बाद कैमरे में कैसा आया, मैंने क्या किया, मैं चेक नहीं करता। मुझे लगता है डायरेक्टर है, कैप्टन, उसका काम है मॉनिटर देखना। अगर उसने ओके कर दिया तो उनको जो चाहिए होगा वो मिल गया होगा। जनता से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है, जैसे अभी रजत सर ने भी बताया कि आपकी ज़्यादातर मूवीज़ के सीक्वल्स बनते हैं और आप रोज़ रिपीट करते हैं, तो इसके पीछे की खास वजह क्या है? फिल्म चल गई थी, सिर्फ यही वजह है। फिल्म हिट हो गई थी। आप किसी फ्लॉप फिल्म का सीक्वल प्रीक्वल देखी है? तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है कि फिल्म हिट हुई थी, पैसा ज़्यादा आया था और ज़्यादा लाना है। जी, क्या ये सच है कि जब आप मुंबई आए थे तो गुंडे के रोल के लिए राम गोपाल वर्मा के पास आप चले गए थे? हाँ गया था ना। और वहाँ गया तो देखा कि मेरे से ज़्यादा खतरनाक गुंडे पहले से खड़े थे। तो मुझे लगा यार मैं तो फिर बहुत सही चेहरा है मेरा, एक का इधर मार्क लगा हुआ है, मतलब ऐसे। मैं पूछा आप लोग एक्टर हैं? तो बोले हाँ एक्टर हैं। बोले तो इतने खतरनाक क्यों लग रहे हो? तो बोला भाई खतरनाक आदमी की कास्टिंग करता है ये राम गोपाल वर्मा। तो उन दिनों तो 4 बंगला में ना कई तो ऐसे मार्क और ब्लड लगा के घूमते थे कि रामू की नज़र पड़ जाए, ये मिल गया अपना एक्टर। लेकिन रामू ने आपको देखा, बुलाया? हाँ बुलाया, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है वो भी सर। रामू बुलाया मुझे एंड बोले बैठो वहाँ। तो एक बेंच थी जिस पे 4 लोग बैठ सकते हैं, जैसे लंबी बेंच होती है ना,
तो मुझे बोला साइड में बैठो, तो मैं साइड में बैठ गया इधर आराम से। बोला नो नो और मोर क्लोज दिस साइड। तो मैं ना 4 आदमी के बैठने के बेंच पे अकेला मैं बैठा हूँ ऐसा चिपक के जैसे इधर और 5 लोग आके बैठेंगे ऐसे बैठ के, और रामू बैठ जाए सामने, बैठे थे रामू जी और देख रहे हैं मुझे। 15-10 मिनट तक कोई आपको देखे तो आपको लगेगा कि गुरु अब मैं कहाँ देखूं। फिर देखा, बोला जाओ वो, उसके बाद बुलाया ही नहीं। नहीं वो बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। एक बार सीढ़ियों पे मिल गए थे तो मुझे काफ़ी तारीफ किए कि यू आर डूइंग गुड पंकज। अब शायद उनको एहसास होगा कि अगर उस समय कास्ट कर लेते उन्हीं का फायदा होता। नहीं सर, सारा खेल समय का होता है। उस समय कास्ट कर लेते तो उनका भी नुकसान होता, मेरा भी नुकसान होता। तो जीवन में जो नहीं हो रहा है ना, निराश मत होना, कुछ अच्छे की तैयारी है।